का ठीक रहा ईवीएम पर क्यों? क्या ये जनादेश का अपमान नहीं है? यूपी की जनता का वो भरोसा जो उसने एक पार्टी को दिया है, उस भरोसे का अपमान नहीं है क्या? ये तमाम सवालों के जवाब आज हम खोजने की कोशिश करेंगे। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, उससे आपका परिचय करा रहे हैं। के न्यूज प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, केसी जैन साहब समाजवादी पार्टी से, के शुक्ला जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नसीम अहमद कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी आपसे करना चाह रहे हैं। एक बार फिर से ईवीएम को लेकर, गड़बड़ी को लेकर शोर मच रहा है। आडवाणी के दौर में भी था, आज भी शुरू हो गया मचना। एक बार एक राय क्यों नहीं है, ये समझना चाहेंगे। पंकज, देखिए, इस तरह की आपत्तियां जो परिणाम के बाद आती है ना, ये हास्यास्पद हो जाती है। जिन लोगों ने इलेक्शन एजेंट के तौर पर काम किया होगा, अगर जैन साहब ने किया होगा तो जैन साहब, शुक्ला जी ने किया होगा, शुक्ला जी जानते होंगे, एक स्थापित प्रक्रिया है पिछले 20 साल से, जब से ईवीएम भारत में आई। वोटिंग से पहले जो वहां अधिकारी होगा उस बूथ का, वो सारे दलों के प्रतिनिधियों को बुलाता है, कहता है हैंडपंप वाला बटन दबाए, हैंडपंप का प्रतिनिधि, कमल वाला कमल का, हाथी वाला हाथी का, साइकिल वाला साइकिल का, और जिसको छाता मिला वो भी दबाए और देखे वोट वही रजिस्टर हुआ कि नहीं। इसको मॉक ड्रिल कहते हैं जी। जब हो जाती है ये प्रक्रिया और सारे एजेंट सहमत होते हैं, तो एक कागज पर लिखत पढ़त में ये सहमति उतारी जाती है, सिग्नेचर होते हैं, उसके बाद मतदान की प्रक्रिया आरंभ होती है। एक वैसे ही जब मतगणना होती है तो भी सारे अभिकर्ता वहां मौजूद होते हैं। उनको ईवीएम दिखाई जाती है कि देखो टेम्पर्ड तो नहीं है। जब तक कहते नहीं हम संतुष्ट हैं, तो उसमें से वोट की गिनती आरंभ होती है। आज जो लोग ताल ठोक रहे हैं मैदान जंग में और शहीद होने की मुद्रा में खड़े हैं, उनके अभिकर्ताओं ने क्या कहीं 100-200 जगह लिख के दिया? अजब तमाशा, पूरे हिंदुस्तान का नाम बदनाम करने पे आमादा है। अजब ना समझी है भाई, आपने लिख के क्यों नहीं दिया? आपके एजेंट ने व्हाट्सएप के सहारे देश चलाओगे, हिंदुस्तान को व्हाट्सएप की भेंट चढ़ा दोगे। छोटे मन के लोग, ये व्हाट्सएप के जरिए राजनीति हो रही है। कोई वीडियो बना के डाल देता कि जी हमने तो साइकिल पे बटन दबाया और कमल का फूल पे लग गया। अरे दादा, तो आपके एजेंट था ना वहां, क्या किसी ने आपत्ति की? नहीं की ना। नहीं तो परिणाम के बाद यह ज्ञान क्यों? मैं 2009 में आडवाणी जी से भी सहमत नहीं था जी। वो भी शायद पराजय को पचा नहीं पाए थे। ये हिंदुस्तान की जनता के जनादेश का अपमान है। और मैं बता दूं, जिन लोगों की जानकारी कम हो उनको, डिफरेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके कई बार याचिकाएं हुई। अदालत में कोई साबित नहीं कर पाया कि ईवीएम में टेम्परिंग होती है। एक दो बार मेरे संज्ञान में चुनाव आयोग, भारत सरकार ने खुली व्यवस्था की अपने दफ्तर में, अशोका रोड में, और कहा कि आइए तकनीकी विशेषज्ञों को लाइए और ईवीएम में टेम्परिंग करके दिखा दीजिए, हम ईवीएम विड्रॉ कर लेंगे इलेक्शन से। उन दोनों अवसरों पर जैन साहब कोई ईवीएम टेम्परिंग कर नहीं सका। मसला ये नहीं कि भाजपा जीती कि सपा हारी कि बसपा का क्या हुआ और कांग्रेस कहां गई। मसला यह है कि आप पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम खराब कर रहे हैं। चुनाव हर 5 साल पे होते रहेंगे आगे पीछे, 2 साल बाद फिर लोकसभा है, लेकिन दुनिया में क्या संदेश जा रहा है कि भारत में टेम्पर्ड मैंडेट है। इतने बड़े बड़े नेता क्या बोल रहे हैं? ये शर्मिंदगी की बात है। बिल्कुल। जैन साहब, क्या हम यहां ये सिस्टर आ गया कि हार जाएंगे तो मशीन को लाठी से पीटेंगे?
देखिए अमिताभ जी, जो भी जिसको भी जनता ने फुल मैंडेट दिया, जनता ने जिसको भी चुना, इस जनता जनार्दन को धन्यवाद। और आ रहे हैं जिनको को वोट मिला उनको बधाई। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं, सवाल क्यों उठ रहे हैं? कई जगहों पे ये सवाल उठ रहे हैं कि जितना वोट था उससे ज्यादा वोट निकल रहा है ईवीएम से। कई जगह पे ये हो रहा है कि नहीं, पहले से वोट उसमें विशेष करने के लिए व्हाट्सएप पर उठ रहे हैं, ये सीजन साहब, ये व्हाट्सएप पर उठ रहे हैं। नो 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 नो, ये सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। आप प्रमाण दीजिए, आप प्रमाण दीजिए, मैं चुनाव आयोग के पास भिजवाता हूं आपका मामला, प्रमाण लाइए। नहीं, ये व्हाट्सएप वाला खेल मत खेलिए ना। सवाल ये जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं तो बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए। अमिताभ जी, मैं वही बात कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा गलत हुआ ही है, लेकिन अगर कहीं पे भी अरे व्हाट्सएप पर कुछ भी चला देगा, जांच क्या करेंगे? की स्थिति पैदा होती है, नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होने और जांच के बाद में देखिए, जांच भी कौन कराएगा? केंद्र सरकार उस पर जांच जब आपकी 224 आई थी, चुनाव आयोग उस पर कराएगा। जैन साहब, जब आपकी 224 आई थी वो ईवीएम अच्छी, और अब 46 आई तो ईवीएम खराब। जी जी नहीं, बस यही तो है अमिताभ जी कि हारने के बाद में अगर हार का ठीकरा उस पर फूट रहा है ईवीएम मशीन पे, तो ये गलत है। लेकिन अगर कहीं पे किसी बूथ पे 800 वोट है और 800, जैसा कि मायावती जी ने आरोप लगाया, और उन 800 वोटों में से 800 की 800 मुस्लिम वोटर है और वो बीजेपी की तरफ नहीं जाने वाला, और 800 में से 725 वोट निकल रहा है बीजेपी का, तो बिल्कुल शक इस पे जाहिर होता है कि ये ऐसा कैसे हो रहा है। और पब्लिक भी जैन साहब, जैन साहब, जैन साहब, ये सुनो ना, सुनो ना, जैन साहब, वहां पर ऐसे सुन लो, कहीं ना कहीं बेईमानी हुई, तभी दुनिया की किसी अदालत में इस हास्यास्पद तर्क को कैसे सिद्ध करोगे? एक, क्या भारतीय जनप्रतिनिधित्व कानून जिससे चुनाव होता है भारत में, क्या उसमें कहीं लिखा है कि मुसलमान भाजपा को वोट देगा तो जेल हो जाएगी? कतई नहीं। क्या ऐसा लिखा है? मुसलमान क्यों नहीं दे सकता? सिकंदर वक्त मुसलमान थे, शहनवाज जीते मुसलमान हो गए, नकवी जीते मुसलमान हो गए। समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट अगर खुद को वोट ना दे, मुसलमान थे, दूसरे को वोट दे दे, तब भी वो जेल नहीं जा सकता है। व्यवस्था तो ये है कि कैंडिडेट जो खुद है अपने आप को वोट ना दे, उसका वोट जीरो निकाला है, वो भी अपना वोट भी दूसरे को दे है। पार्टी सुधारो, कैंडिडेट है वही आएगा नसीब कैंडिडेट। एक बड़ा हास्यास्पद सा व्हाट्सएप आया, और जिसको मैंने देखा अखिलेश यादव ने शेयर कर लिया। जैन साहब सुनिए, ज्ञान बढ़ेगा, सुनिए। एक बड़ा हास्यास्पद सा व्हाट्सएप आया, फिर वो सोशल मीडिया पर भी फॉरवर्ड हुआ, जिसमें अयोध्या कॉन्स्टिट्यूंसी का जिक्र कहा गया। सो एंड सो वहां वोटर है, एंड इतनी संख्या में वोटिंग हुई, इतने लोगों ने वोट डाला, और काउंटिंग में निकल आए उससे 27,000 ज्यादा। ये एक चुटकुला आया, मैं इसको चुटकुला कहूंगा, जिसको आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर ने शेयर कर लिया। ये समझना चाहिए। मैंने उस मामले की जांच करवाई, पता करवाया कि बोले तो गलत है, फिगर गलत है, क्योंकि जानकार जो लोग चुनाव से जुड़े हैं वो जानते होंगे, और नहीं जानते तो फिर उनको किसी चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए कि ईवीएम पर जितना वोट पड़ता है वो रजिस्टर में भी मेंटेन होता है समानांतर, पता है ना? तब ये चुटकुला क्यों डाला जा रहा है शेयर में सोशल मीडिया पर? नसीम अहमद, देखिए अमिताभ जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं आपको, अभी मैंने अपने दो बड़े लीडरों के बयान सुने और माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का भी बयान सुना। कहीं से कहीं तक भी हमारे नेता ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई शिकायत के लहजे से अपना बयान नहीं दिया। और मैं मानता हूं कि व्हाट्सएप और फेसबुक पर जितनी खबरें आ रही हैं उसमें 90% खबरें जो है गलत हैं, मैनिपुलेट करके दी जाती हैं। यहां तक कि अग्निहोत्री जी, आप कह रहे हैं कि एक चुटकुला आया,
यहां तक कि ये होता है कि दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे बड़े अखबारों की जो खबर होती है, जो हम पढ़ते हैं कुछ और है, और व्हाट्सएप पे वही खबर कुछ और प्रिंट करके डाल दी जाती है। ये एक्सपर्ट लोग बैठे हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि 2009 में आपने भी जिक्र किया यहां पे, 2009 में एक जीवीएल नरसिम्हा राव जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। और बहन कुमारी मायावती जी के बारे में मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आप मुझे थोड़ा समय दें, कि उनकी राजनीति करने का स्टाइल अभी भी अपने अंदाज में एक अलग है। और बहन कुमारी मायावती जी जब भी चुनाव हारती हैं तो वो उसका स्पष्टीकरण अपने वोटों को भविष्य में रोकने के लिए फौरन तुरंत ही देती है। जैसे अभी बीच में उन्होंने कहा था कि हमने जो है भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट ट्रांसफर कराया है कि मुस्लिम कट्टरवाद ना जीत जाए। जैसे ही लखनऊ के अंदर मायावती जी का जो बुरा हाल हुआ, वो बुरी तरीके से हारी, और समाजवादी भी हारी, कांग्रेस भी हारी, हम इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जनता का जो जनाधार, जो मताधिकार है, उसका हम सम्मान करते हैं। मायावती जी तुरंत जो है आ गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, उन्होंने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी है। लेकिन अच्छा होता मायावती जी पूरे जो है परिणाम का एनालिसिस करती, रिव्यू करती, बूथ स्तर से अपने जो है पूरा रिजल्ट मंगवाती, एक उसकी समीक्षा करके एक रिपोर्ट बनवाती, और फिर चुनाव आयोग के पास एक तथ्यात्मक तरीके से जाकर के पेश होती। अब मैं मानता हूं कि इस पे अभी केजरीवाल जी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं ईवीएम पर, और अभी पूर्व मुख्यमंत्री जो कई बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। अभी केजरीवाल जी की 67 सीटें आई थी, भारतीय जनता पार्टी इस बात को उठा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2009 में जब आडवाणी जी के नेतृत्व में जो है एनडीए आ रहा था तब सवाल उठाए थे। अब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही, मैंने भी देखा है कि इलेक्शन प्रक्रिया के अंदर क्या होता है कि एक जिला अधिकारी के यहां पूरी प्रक्रिया चलती चुनाव से पहले, ईवीएम को या बैलेट पेपर जब होते थे उन सब चीजों को चेक कराया जाता था। लेकिन हुआ क्या है कि राजनीतिक स्तर इतना गिर गया है। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बात को स्पष्ट रूप से मानता हूं, क्योंकि मैंने कई जिला अध्यक्षों के साथ में काम किया है। जब जिला अधिकारी जी के यहाँ जिला निर्वाचन आयोग से एक पत्र आता है कि आप आइए और ये हमारी प्रक्रिया को चेक करिए, हमारी ईवीएम चेक करिए, या बैलेट पेपर चेक करिए, जो भी उस सिस्टम है उसको चेक करिए, तो जिला अध्यक्ष खुद न जाकर के किसी काबिल आदमी को न भेजकर निचले दर्जे का, जो निचले स्तर का जो एक कार्यकर्ता होता है उसको भेज देता है, जिसको इस प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही वहां के जो अधिकारी दिखाते हैं उस पर साइन करके चलाता है। अब हमारा ग्राउंड लेवल पे वर्कर या ग्राउंड लेवल पे जो हमारी पार्टी का जो वर्कर है वो इतना कमजोर हो गया, उसको हमें इतना ट्रेन करना चाहिए कि जब वो वहां पर एजेंट होता, जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी एजेंडों पर बहुत ज्यादा फोकस करती थी, बहुत ज्यादा ध्यान देती थी। एजेंट बनता था, वो ये लिखता था कि इस बूथ पर इतना वोट पड़ा है और इस पर इतना वोट है, वो साइन करके आता था। वो एक डॉक्यूमेंट्स को जो चुनाव लड़ने वाला उम्मीद है या चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार का जो मुख्य एजेंट है वो रखता था। ठीक है। आज भी जिलाधिकारी क्या होता है उसका महत्व नहीं। जब पोलिंग बूथ पर पोलिंग स्टार्ट होने से पहले हर पार्टी के उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवारों के एजेंट्स मॉक ड्रिल में शामिल किए जाते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, उसके बाद चुनाव शुरू होता है। मजाक कर लिया आप लोगों ने। ये केजरीवाल भाजपा ने जीती 80% सीट, टोटल 80% जीती। केजरीवाल साहब ने 90% जीती थी दिल्ली में। तो जब 80 वाला ईवीएम की साजिश, तो 90 वाला तो फिर डबल साजिश मान लिया जाएगा। और वो तब जीती थी जब कुछ महीनों पहले 5 लोकसभा की सीटें भाजपा जीत चुकी थी। भाई आप लोग छोटे छोटे चुनावों के लिए हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर दुनिया में खराब करने पे आमादा होकर निकल पड़े। पढ़ना लिखना है नहीं। 2 बार सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, क्यों नहीं साबित कर दिया? चुनाव आयोग अभी फिर एक अगर ऐसी ओपन वो रख ले, ओपन फोरम, तो क्या मायावती जी सक्षम है वहां जाके टेम्परिंग करके दिखा देंगी? और नहीं दिखा देंगी तो क्या राजनीति से संन्यास लेंगी? केजरीवाल साहब संन्यास लेंगे? शुक्ला जी भाई या तो टेम्परिंग प्रूफ प्रमाणित करो, छेड़खानी, और नहीं प्रमाणित कर सकते तो राजनीति से संन्यास लो, ये कहते हुए कि मैं देश से क्षमा मांगता हूं, मैंने देश की चेहरा खराब किया। शुक्ला जी अमिताभ जी, सबसे पहले आपको रोटेला जी को हम होली की पावन पर्व पर बधाई देना चाहेंगे। और अभी मैंने जैन साहब को भी सुना और कांग्रेस के भाई को भी सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।
दोनों की बातें सुनने के बाद आपने भी बड़ी भूमिका से सब कुछ स्पष्ट कर दिया। मैं जब पढ़ता था तो क्लास में जब बच्चे फेल हो जाते हैं, जो भी बच्चा फेल होता है, वो ये कहता है कि मास्टर साहब हमसे ट्यूशन पढ़ने के लिए कह रहे थे, हम उनके ट्यूशन में नहीं गए, इसलिए उन्होंने हमको फेल कर दिया। मायावती जी का बयान कुछ कुछ इसी मनोवृत्ति का परिचायक रहा। और अखिलेश यादव जी का मायावती जी के बयान से अपनी सहमति देना या गुलाम नबी आजाद जी का उनके पक्ष में कहना, ये सब हताशा और निराशा के भाव हैं। जब व्यक्ति फेल होता है, जब व्यक्ति अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाता, तो वो इस तरह की बातें करने लगता है। मैं तो ये कहूंगा, निश्चित रूप से मशीनों से छेड़छाड़ होती है, इसीलिए 2007 में मायावती बहुमत में आ गई थी छेड़छाड़ के द्वारा, और उसके बाद माननीय जैन साहब की पार्टी समाजवादी बहुमत में आ गई छेड़छाड़ के द्वारा। केजरीवाल जी 67 सीटें ले आए छेड़छाड़ के द्वारा। ये सब विलाप है, और जिनको जमीनी हकीकत का ज्ञान नहीं है। चुनाव के माहौल पे आपने भी भ्रमण किया होगा, आपकी टीम ने भी दौड़ा किया होगा। उस समय यदि आप हरिजन से, ब्राह्मण से, बनिया से, गांव के आदमी से, मुस्लिम महिलाओं से बात करिए तो आपको एक अलग से मोदी मोदी सुनाई पड़ रहा था। यहां तक कि मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रति काफी नम्र दिख रही थी। उनके अंदर वो आक्रामकता नहीं थी। मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से कई मुस्लिम महिलाओं से बातचीत की। मैं जहां तक समझ पाया हूं, हमें मुस्लिम महिलाओं का भी वोट मिला है। नहीं, शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी मसले में नहीं ले रहा। जब आरोप लगाते हैं तो लिखा है, ये पुराने पाक में लिखा है, ये वेद में लिखा है, संविधान में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट को कोई जजमेंट है कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देगा, ये कहां लिखा है? ये कहां लिखा, किसने कहा है? ये जो अभी जैन साहब कह रहे थे कि मुसलमान वोट नहीं सकता। कल नसीम कांग्रेस छोड़कर कोई पार्टी ज्वाइन करे, कौन रोक सकता है? ये व्यक्ति की आजादी का सवाल है भाई। जब ये लॉजिक आता है कि मुसलमान तो वोट दे ही नहीं सकता, तो मुझे थोड़ी सी उलझन होती है। अब कल आप कहोगे कि यादव को भाजपा को वोट दे नहीं सकता, और तो आप कहोगे दलित को किसी पार्टी को वोट दे, कांग्रेस को वोट नहीं दे सकता, तो ये तर्क नहीं चलेगा ना। दलित कांग्रेस को क्यों नहीं दे सकता, और यादव कांग्रेस को क्यों नहीं दे सकता, और यादव भाजपा को क्यों नहीं दे सकता? वो इनको वोट क्यों देगा? हमारा जैन साहब मजाक करते हो, सारी पार्टियों को हिंदू ही वोट दे रहा है ना। जब 85% हिंदू है तो वोट क्या आगे ला रहे हो? गोवा में आप मजाक करते हो आप लोग। जबरदस्त सरकार बना रहे हैं, गोवा में आप हारे हैं। नहीं, गोवा में आप जबरदस्त सरकार बना रहे हैं, जहां आप हारे वहां जबरदस्त सरकार बना रहे हैं। जैन साहब, वहां पे आपके समझ लो बिल्कुल हिंदी में, भाजपा आपके मुताबिक हिंदू पार्टी है, फिर भी हिंदू वोट से सब जीत रहे हो, हार रहे हो। क्या भाजपा ने हिंदू वोट को रोक लिया? आप गोवा और मणिपुर, तो आप मुसलमान वोट क्यों रोकना चाहते हैं? गोवा में है भी नहीं, यानी कि जैन साहब, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। नहीं करना यार, ये मैं बता रहा हूँ आपसे। ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप बेईमानी कर रहे हैं। देखिए अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी की जो दुर्दशा हुई है उसके नीचे जैसे क्या मुस्लिम वोट, हिंदू वोट, ये किसी की बकौती है? जैन साहब, बिल्कुल नहीं है। बकौती तो तभी मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी अपना वकील दूसरे को दे आए। मोदी पार्टी का नारा कि सबका साथ सबका विकास लोगों के गले उतरा है। मोदी जी का ये नारा कि 3 तलाक के ऊपर बहस होनी चाहिए, उस पर कार्य, अरे वो विकास होना चाहिए। मैं तो आज दूसरी बात कर रहा हूं शुक्ला जी, उन पर बाद में बात करेंगे। नसीब अहमद कुछ कहना चाह रहे थे। नसीब, मैं अमिताभ जी आपकी बात से जो है सहमत होते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान के अंदर हर इंसान को अपना गुप्त मताधिकार, ठीक है शुक्ला साहब समझाइए। जय साहब प्लीज। और वो किसी को भी दे सकता है।
मैं हूं भारतीय जनता पार्टी को दे सकता हूं, समाजवादी को दे सकता हूं, इसमें कोई गुरेज नहीं है। और जहां तक नरेंद्र मोदी जी की बात है, भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का जो जितना विरोध भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उमा भारती रही हो या प्रवीण भाई तोगड़िया रहे हो या इनके जो सपोर्टिंग संगठन है उन्होंने किया है, उतना मुसलमानों ने कभी नहीं किया। और मुसलमानों को कोई ये नहीं कि हम एक पार्टी के बंद करके इसके वोट है, यही इन लोगों ने प्रचार किया है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में मुसलमान रहता है। ऐसा नहीं है, बल्कि इनको जो ये सोच रख करके वोट भारतीय जनता पार्टी को देते हैं, जो हिंदू समुदाय के हमारे भाई हैं, कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, इनको याद रखना चाहिए। मुख्तार अंसारी और मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज अंसारी और राजस्थान में एक मंत्री है। रही बात ईवीएम की आपकी, तो कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं कहा कि ईवीएम में छेड़खानी हुई है, लेकिन ये जो जरूर कहा है कि राजनीति के अंदर मायावती जी की जो भूमिका है उसको नकारा नहीं जा सकता, जो कई बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है और वर्तमान में केजरीवाल जी मुख्यमंत्री है। अगर जो उन्होंने कोई सवाल अब उठाया है तो निर्वाचन आयोग को एक कदम आगे बढ़ाते हुए इन लोगों को कॉल करनी चाहिए और इसके पूरे तथ्य, पूरी इसकी जानकारी लेते हुए देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि ईवीएम में कोई छेड़खानी नहीं है। लेकिन नसीर अहमद, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, निर्वाचन आयोग ने आदरणीय मायावती जी, आदरणीय केजरीवाल जी की, आदरणीय गुलाम नबी आजाद जी की और तमाम जो नहीं बोले उन सब की बातों का भी संज्ञान लेते हुए 5 पन्ने का स्टेटमेंट भारत के सामने रख दिया है। वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसको पढ़िए। उसमें एक एक चीज को एलोबरेट किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का लिंक दिया गया है, उनको पढ़िए। नहीं, हमारा तो ये मानना, बता तो रहे, आपकी ही बात पर जवाब आ चुका, तो क्या रोज जवाब आएगा? नहीं, हमारा मानना यह है कि इतनी बड़ी लोकतंत्र, जो लोकतंत्र हमारा टिका हुआ है और हमारी खूबसूरती ये कहलाती है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन उसमें कोई मुख्यमंत्री, कई बार के मुख्यमंत्री और एक वर्तमान मुख्यमंत्री कोई सवाल उठा रहे हैं, देश के सामने एक व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू एक समस्या पैदा की जा रही है, तो माननीय निर्वाचन आयोग को इन नेताओं को कॉल करनी चाहिए, इनको नोटिस देना चाहिए। ठीक है, प्रतिनिधि को या खुद आए छोटा सा और हमारे के साथ जापान ने बनाया हो, ये मशीन वहां इस्तेमाल नहीं हो रही है। अमेरिका में इस मशीन को नकारा गया है, तो कहीं ना कहीं अगर इस मशीन में कोई कमी नहीं है और कोई इसमें जो है कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है, तो उसका स्पष्ट रूप से बहुत बड़ी चर्चा करके इसको स्पष्ट करना चाहिए। आगे चर्चा किनसे करें? उन नेताओं से जिनको तकनीक की एबीसीडी नहीं पता। नहीं, जैसा एक से रुक जाइए, मायावती जी, गुलाम नबी जी, केजरीवाल जी तकनीक के बारे में क्या जानते हैं? नहीं ना, तब किससे चर्चा करें? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? मेरे ख्याल में बुद्धि खुली रहेगी तो चीजें समझ पाएंगे। 2 बार भारत निर्वाचन आयोग खुला मंच दे चुका है, उसमें कई बहादुर गए थे तकनीक के जानकार और ईवीएम रखी गई थी, हर पार्टी के प्रतिनिधि वहां मौजूद थे और कहा था टेम्परिंग करके दिखाओ। नहीं, टेम्परिंग नहीं कर पाए थे। टेम्परिंग की यहाँ एक दूसरी बात सामने आ रही है, अग्नोत्री, यहाँ दूसरी बात सामने आ रही है कि भाई इतने परसेंटेज वोट वहां बढ़ गया, वहां इतने बूथ पे इतना वोट मिल गया, नहीं है। लेकिन अगर निर्वाचन आयोग को यह भी बताना चाहिए कि ये सब झूठी खबरें हैं या इनसे लेना चाहिए। आप निर्वाचन आयोग ये कह चुका, आप उसको पढ़े नहीं, ये आपका दोष है मित्र। अब हर प्रवक्ता और वक्ता के बोलने पर निर्वाचन आयोग हर दिन वही चीज रिपीट करेगा कि नहीं ना? उसकी वेबसाइट पर जाइए, 5 पन्ने का डिटेल्ड स्पष्टीकरण है, उसको पढ़िएगा, कोई प्रश्न बाकी नहीं रहेगा। तो हार का ठीकरा ईवीएम पर क्यों? मायावती समेत सभी ने हार के कारणों के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया है। ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर चिंतन मंथन करने की बजाय ठीकरा ईवीएम के सिर क्यों फोड़ा जा रहा है? सीधे चल रहे पैनल के पास के न्यूज प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी बने हुए हैं। अमिताभ जी प्लीज। पंकज, देखिए, मुझे लगता है जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप हैं जो कई बार लग चुके, कई बार उन पर स्पष्टीकरण आ चुका, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका, चुनाव आयोग का वर्डिक्ट आ चुका, जो होना था सब हो चुका। वही बातें रिपीट कर करके फिर उठाई जा रही है। मैं एक सलाह दूंगा सपा को, बसपा को और कांग्रेस को, मित्र अपने गिरेबान में झांको। ये वो लोग आरोप लगा रहे हैं जो नेता को ये समझाना चाह रहे हैं कि मेरी कमी से नहीं हारी पार्टी, ये तो मशीन हरा दिया, जिससे उनकी खाल बची रहे,
जो प्रभारी थे, जो भारी थे, जो महामंत्री थे, जो मंत्री थे, जो संतरी थे, जो बड़े बड़े मिठाई के डब्बे ले गए चुनाव जिताने के नाम पर, अब उन सबने सोचा कि गुरु अब तो समीक्षा होगी तो फंसूंगा। जैन साहब की पार्टी में जो नवरत्न थे, मैं नाम नहीं लूंगा, जो नई उम्र के नवरत्न थे जैन साहब, उनके मोहल्ले वाले बूथ में समाजवादी पार्टी को कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4 वोट मिले हैं उनके मोहल्ले में। समझ गए आप? जो 5 साल के मुख्यमंत्री निवास में ही रहे, शाम को वही दंड पे लें। पता है ऐसे चुनाव जीतेंगे? ईवीएम क्या करेगी भाई? ये वो लोग हैं जो कहते थे जवानी कुर्बान भैया तेरे नाम, क्या उनके मोहल्ले का रिजल्ट मंगवा के देख लो। मैंने देखा है, इसलिए जिम्मेदारी से कह रहा हूं। जैन साहब, जी 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 अमिताभ जी, नहीं अमिताभ जी देखिए, ये जो प्रश्न चिन्ह उस पर मायावती जी ने खुल करके लगाया और मुख्यमंत्री ये अखिलेश यादव ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि मैं पहले लिस्ट मंगाऊंगा। मायावती जी जो बात आपकी पार्टी के लिए कैसे बताओ, लिस्ट में मंगाऊंगा, उस पर समीक्षा होगी, उसके वही मैं बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कहां पे कितने वोट पड़े हैं, इसकी मैं लिस्ट मंगाऊंगा, समीक्षा होगी, जांच। जो लोग सिगार पी के जो कारण है प्रचार कर रहे थे, विचार जो कर रहे सिगार पीते हुए जाके समाजवाद का प्रचार कर रहे थे, उनके मोहल्ला में तो सभा को वोट ही नहीं मिला। जी हाँ, तो ये बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी कि वो लोग जैसा आप बताया कि भाई 5 KD पे वो दंड पेलते रहे, मौज करते रहे, फिर वोट भी नहीं मिला, तो उनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। लोकसभा में जिम्मेदारी तय की हो देखना पड़ता उसमें जैसा उनकी जिम्मेदारी तय करेंगे। एक से मेरी बात सुन लो। हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर पहले जिम्मेदारी तय होती आपका मित्र हूं, तो शायद ये स्थिति नहीं होती। और अब तो मेरी बात जी, कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन हुआ, अच्छी बात बताऊंगा काम आएगी। अगर आपने ये समीक्षा लोकसभा में कर ली होती जब मुलायम सिंह जी कह रहे थे, तो ये दिन नहीं देखने पड़ते बाबू। आपके मंत्रियों के बूथ पर समाजवादी पार्टी को 1, 2, 3, 4, 5 वोट मिले थे लोकसभा में। कहिए तो नाम बताऊं। आपने क्या किया उनका? वो भी मंत्री रहे। अमिताभ जी जीते। मैं ये मान सकता हूं कि वोट जो है ईवीएम मशीन गड़बड़ नहीं, लेकिन पूरा की पूरा पोलराइजेशन किया गया, पूरा की पूरा पोलराइजेशन किया गया। कसाब का नाम लिया गया चुनाव में, कसाब का फुल फॉर्म बताया गया। कसाब मतलब कांग्रेस। बात बोलूं ना, आपने तो भारत की नाक कटा दी। आप आपस में एक दूसरे की नाक काटो, मैं बीच में नहीं आऊंगा। कि रमजान में लाइट आता सपा भाजपा की काटे, भाजपा बसपा की, बसपा कांग्रेस की, मुझे दिक्कत नहीं। करके ये चुनाव को जीता गया है। जैन साहब कंप्लीट कीजिए। ठीक है, ठीक है। मैं नसीम अहमद नौजवान कार्यकर्ता है कांग्रेस के। ये जो बात हो रही है कि नसीम जी, आपने जो बात तरीके से रखी, नेताओं को काम सौंपते कोई भी है ना, सौंपते है ना, उसके लिए वो मिठाई और सामग्री भी ले जाते हैं। लेकिन एक चीज और भी तय है, मिठाई कौन चलता है लोकसभा में एक ठीक है जैन साहब। अब सवाल है रिजल्ट आया नहीं तो समीक्षा में अपनी अपनी खाल बचाने के लिए क्या सबने ईवीएम की ढाल ले ली है? बोले क्यों हारे? तो नसीम अहमद कहना हमसे थोड़ी ना हारे, ईवीएम ने हरा दिया। नहीं बिल्कुल, देखिए अग्नोत्री जी आपकी बात सही है, लेकिन हम लोग कहीं से कहीं तक ईवीएम का सहारा नहीं ले रहे हैं। हमारे गुलाम नबी आजाद जी और हमारे राज बब्बर जी ने स्पष्ट रूप से क्लियर किया है कि जब बात उठी तो जांच कभी से हो सकता है, लेकिन हम हारे हैं तो इसलिए हारे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड
खंड के अंदर पोलराइजेशन किया गया, उत्तराखंड में तो कोई पोलराइजेशन हो नहीं, वहां मुसलमान नहीं, बरगलाया गया उत्तराखंड के अंदर, उत्तर प्रदेश का नाम है यहाँ। लेकिन जहां मुसलमान नहीं, मैं आपकी बात पाता हूं, जहां मुसलमान नहीं, पंजाब के अंदर मुसलमान नहीं है, वहां ये हार गए। गोवा मणिपुर के अंदर हम लोग आ गए, वहां मुसलमान नहीं है। जहां मुस्लिम तादाद, क्योंकि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से मिला, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है और इसी से निकला हुआ है, तो वहां पर ये हवा पहुंचती है, वहां की हवा यहां आती है। लेकिन जहां मुसलमान नहीं था वहां पोलराइजेशन नहीं हुआ इनका, और वहां ये लोग हारे हैं पूरी तरीके से। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, और माननीय नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं को, उज्ज्वला योजना, पता नहीं कौन कौन सी योजना की बात बताते हैं, ये सारी योजनाएं पंजाब के बॉर्डर पे पुलिस ने रोक दी, नहीं पहुंच पाई वहां पर, ये हार गए। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर चल गई। ये उत्तर प्रदेश के अंदर हम मानते हैं कि चुनाव जीते हैं, हम संगठनात्मक स्तर पर जहां भी कोई कमी रही है उसकी समीक्षा करेंगे गठबंधन स्तर पर, और जो कमी होगी उसको सामने लाएंगे। लेकिन हम ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर इन लोगों ने योजनाओं पर चुनाव नहीं लड़ा, अपने सबका साथ सबका विकास पर चुनाव नहीं लड़ा, नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे उस पर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन प्रथम चरण से सुरेश खन्ना संगीत से इन लोगों ने जो है बंटवारे का काम किया। ठीक है, तो आपको हारने वाली रणनीति पे काम नहीं करना, आपको भी जीतने वाली रणनीति पे काम करना चाहिए। ठीक है, आपकी गलती है, आप हारने वाली रणनीति पे लड़े, ठीक है ना। दूसरे आदमी ने तलवार चलाई या बंदूक चलाई, ये युद्ध का नियम नहीं होता। आपने उसका बचाव क्या खोजा, क्या सोची, इससे जीत हारते होती है। शुक्ला साहब, आप इतने सालों से राजनीति में हैं, पार्टी एक सी होती है, उसका नाम कुछ हो। क्या जो मैनेजर्स हैं पार्टियों के, वो अपनी खाल बचाने के लिए ईवीएम को सामने खड़ा किए हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से अमिताभ जी, आपने बहुत डिटेल में सब कुछ बता दिया है, मुझे बोलने की कोई ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ रही, इसलिए मैं शांत भी हूं। ये जितने लोग फेल हुए, क्यों ये ग्राउंड रियलिटी का अंदाजा ही नहीं लगा पाते थे। मैं पहले ही आपसे कह रहा था, अगर आप जमीनी स्तर पर लोगों से बात कर लेते, ये लोग जितने लोग हैं जिनके मालूम नहीं जनता चाह रही है, ये नोटबंदी चिल्ला रहे थे, और नोटबंदी आम जनता को पसंद आ रही थी। आम जनता इसी मामले में मोदी जी के साथ थी। मोदी जी की विश्वसनीयता ने भारतीय जनता पार्टी को सभी वर्गों का और सभी लोगों का और सभी जातियों को वोट दिलवाया। जहां तक अभी हमारे मित्र कांग्रेस के बात कर रहे थे गोवा और मणिपुर की, तो पंजाब की कहानी कभी उस पर बहस की जाएगी, मैं बता दूंगा हम क्यों हारे। अभी कुछ थोड़ा बहुत बता दें, हम बता देंगे आपको क्यों हारे। ईवीएम मशीन हमको बताने में हमसे ज्यादा पसंद किया भाई, बताने में मुझसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा विजय सिंह, आपके सलमान जी 2009 में आपके प्रवक्ता ने पूरी किताब लिखी थी, ईवीएम को गलत कराया था, किताब लिखकर आतंकवाद हैं, तो जनता अपने आप मेरे साथ नजर आती है। जब लखनऊ में सफीउल्लाह मारा जाता है आतंकवादी, शुक्ला जी बहस ईवीएम पर है, आतंकवादियों पर नहीं। आपके गुरु सक्सेना, आपके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, आपके गुरु सक्सेना आईएसआई के एजेंट के रूप में पकड़े जाते हैं। जनता मेरे साथ अपने आप आती है, आप खाली ईवीएम मशीन का रोना रोते रहिए। और मेरा आपको सुझाव है, तो पंजाब के लोगों ने हमें वोट दे दिया, ग्राउंड अगर हम आतंकवादियों के साथ थे तो पंजाब के लोगों ने हमें वोट दे दिया करके जनता के मणिपुर और गोवा के लोगों ने हमें नंबर 1 रखा, जहां आप जो है पंजाब की सरकार बना रहे हैं। मैं अमिताभ जी से आग्रह करूंगा कि पंजाब गोवा पर भी एक अलग कार्यक्रम रख ले, उस पर भी बहस हो जाएगी। हम आपको बता देंगे कि हम क्यों हारे पंजाब में, हम आपको बता दिया जाएगा क्यों आप हमारे आपको हरा देंगे। हम निश्चित रूप से बीजेपी वाले आज आपके जीतने के बाद भी आपको हरा देंगे। हमारे बाहर बातें करते थे, ऐसा है आपको कहेंगे कि आपको ज्ञान नहीं है, विशेषता है, मालूम नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है। मैं आपको हारे हुए आपको ये भी बता रही है, आप अभी भी समाजवादी का साथ जल्दी छोड़िए, साइकिल से उतर के भागिए। देखिए क्या दे रहे और अपना हाल चाल खुद दुरुस्त करिए, तब तो वरना ये खुद भी नहीं आगे बढ़ेंगे, आपको नहीं बढ़ने देंगे। ये तो परिवार के ही झगड़े ने इनको चौपट कर दिया, वहां नहीं जाएंगे। मुलायम सिंह जी कहीं प्रचार करने नहीं गए, हिंदुस्तान है। पंजाब के बारे में अपने पिता पंजाब में डॉक्टर क्यों हो गए, पसंद नहीं करती। पंजाब में मोदी डॉक्टर क्यों हो गए,
जनता पसंद करती है जो अपने पिताजी के प्रति और रहे। पंजाब में क्या चल रहा है? अरे भाई कहता रहा हूँ, पंजाब पर बहस करवाइए, दीजिए थोड़ा सा। आप अभी मोदी जी पर बोल रहे हैं, थोड़ा ज्ञान दीजिए, क्योंकि किसी को मालूम नहीं आपके बजाय किसी को कुछ। अमिताभ जी देखिए, शुक्ला जी आपकी सरकार बनी है, आपको मुबारकबाद, आप सरकार चलाइए, आपका एक धमक रहा है, आप गठबंधन में आइए, आप अपने घर की चिंता करिए, हम किससे गठबंधन करते हैं, किससे नहीं करते, किसके साथ हमें नुकसान होता है, किसके साथ से फायदा होता है, ये कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व देख लेगा। आप सरकार बनाने जा रहे हैं, आप अपने वर्कर्स को रोकिए, वो प्रशासनिक अधिकारियों को डांट के चलाए, आप अपनी चिंता करिए, हमारी और समाजवादी हमारे भारतीय नहीं, हम आपकी चिंता नहीं कर रहे हैं, आप हमारी चिंता ज्यादा कर रहे हैं। मुझे आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा आधा काम कर देते हैं आपके नेता लोग। आप जब जब आतंकवादियों के साथ खड़े होंगे, हमारी जनता हमारे साथ खड़ी नजर आती है, हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती। आप ऐसे ही बोलते रहिए, ऐसे ही पकड़े जा रहे हैं। नहीं मायावती जूही चौधरी बच्चियों की तस्करी पकड़ी गई। माननीय नरेंद्र मोदी जाते हैं और उसके बाद कर रहे हैं क्या उन्होंने। आप अपना सोचिए, छोड़ के आने वाले लोग हमारे देश हम राष्ट्रवाद और देशभक्त की पार्टी के कार्यकर्ता है, आपसे हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप अपना सोचिए कि आपके पार्टी के वर्कर किस तरीके से IAS पकड़े जा रहे हैं, अपना सोचिए। ठीक है, ठीक है, सब लोग रुकिए मित्र, ऐसे बहस कैसे चलेगी? अरे आपके ना भाई एक आदमी बोले, सबके बाद में जैन साहब क्या कहना चाहते हैं, जल्दी से कहिए, समय कम है। नहीं अमिताभ जी, देखिए ये इतना सत्ता के लोलुप है कि सत्ता पाने के लिए अभी चुनाव हो गया, उत्तराखंड में सरकार बन गई, कोई आपत्ति नहीं भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन चुनी हुई सरकार को उन्होंने गिराने का काम किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें तमाचा दिया। उसके बाद में गोवा में क्या करने जा रहे, गोवा में कांग्रेस को बहुमत मिला, वहां पे 6 मिनट हार गए, 6 मिनट हार गए। अरे आप सुन लीजिए, आपको ज्ञान ज्यादा इसलिए मैं बता रहा हूं। इनके मुख्यमंत्री तक वहां पे हार गए, उसके बाद में कह रहे नहीं सरकार हम बनाने जा रहे हैं। मणिपुर में यही कर रहे हैं ये, तो 3 प्रदेशों में हार गए, 5 प्रदेशों के चुनाव में से, फिर भी कह रहे नहीं मोदी जी को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। अरे मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, आपका मुख्यमंत्री क्यों हार गया गोवा में? आपके 6 मिनिस्टर वहां पर क्यों हार गए? टोटल 7 मिनिस्टर में से आपके 6 मिनिस्टर हार गए, मुख्यमंत्री तक हार गया, आपके पास कोई जवाब नहीं है। और सत्ता लोगों को आप इतने चुनी हुई जनता की सरकार को उत्तराखंड में आपने गिराने का काम किया असंवैधानिक तरीके से, राज्यपाल का इस्तेमाल करके, वही राज्यपाल का इस्तेमाल करके आप गोवा में सरकार बनाने जा रहे हैं, वही राज्यपाल का इस्तेमाल करके हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए राजनीति कर रहे हैं मित्र। पंजाब में बहुमत मिला है कांग्रेस को, तो आप तो सिर्फ सत्ता लोगों साहब, ये सवाल लंबा हो जाएगा, मैं इतिहास बताऊंगा तो जवाहरलाल नेहरू के उदाहरण गिना दूंगा कि सत्ता के लिए क्या क्या नहीं किया आप पार्टियों ने, क्या क्या नहीं किया मित्र, कुछ बाकी थोड़ी ना छोड़ा। रोमेश भंडारी जी की तपासे रामलाल आज की बात करिए ना, हुआ हो जाएगा, गलतियां हो गई उनको भूल जाइए। रमेश भंडारी को भूल जाइए। में जो भी राजनीतिक दल है उनका मुख्य एजेंडा सत्ता के अलावा और क्या है बताओ? समाज सेवा का कौन आया, मुझे उसका नाम बताओ, उसका बायोडेटा बताऊं। भाई जैन साहब, यहां को किसने अपनी छपरिया छपाई है गंगा किनारे से, उनको उसका नाम बताओ कि ये साधु है राजनीति में है? जैन साहब जवाब है? नहीं है। शुक्ला जी साधु तो ये बोल रहे हैं, ठीक है, ये कह रहे नहीं मोदी जी की लहर, नोटबंदी से जनता खुश, उसके बाद में फिर 3 प्रदेशों में इनको हार का सामना क्यों करना पड़ा? समीक्षा इनको करनी है। ठीक है, समीक्षा कांग्रेस हो, समीक्षा अपनी करेगी। इन्होंने सलाह दे दी कांग्रेस के साथी तो आप अलग हो जाइए,
तो समीक्षा ये अपनी करे, 3 प्रदेशों में क्यों हारे ये, बाकी जो जहां पे हारा उसकी समीक्षा करेगा। समाजवादी पार्टी अपनी समीक्षा करेगी, कांग्रेस अपनी समीक्षा करेगी, भारतीय जनता पार्टी को अपनी समीक्षा करनी चाहिए। शुक्ला जी, जी देखिए, मेरा ये कहना है, भी अमिताभ जी ने बहुत बढ़िया प्रश्न किया कि राजनीति में क्या कोई झोपड़ी बनाने गंगा जी के किनारे आया है। आप ये बताइए, इसी उत्तर प्रदेश में भाजपा के राजनाथ सिंह, राम प्रकाश गुप्ता और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं। आय से अधिक इनकम करने के मामले में कोर्ट के आदेश से जांच किसकी हो रही है? मायावती की, मुलायम सिंह जी की, राजनाथ सिंह की तो नहीं हो रही है, राम प्रकाश जी की नहीं हुई और न कल्याण सिंह जी की हुई। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, 15 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। उनके परिवार के लोग आज भी साधारण जीवन शैली के साथ रह रहे हैं। उनका वो मकान से वो रहते थे, उनकी माला के सूट पहने रहे हैं, वो तो गुजरात का सूट पहने रहे हैं, वो नहीं हो जा रहे हैं। देश की जनता का आगे बनाना का ठीक है शुक्ला जी, प्लीज जैन साहब, बनवा के ठीक है, ठीक है, जनता सुन लिया के भाई का पैसा वो बात कर रहे हैं आज। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि एटीएम पर सवाल क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, की बात कर रहे हैं लोग आते हैं इतने ऊपर से, जो ठीक है, जो संत का जीवन जी रहे हैं, वाह वाह, उन्होंने राजनीति में ठीक है। नहीं लगने दी। नसीम अहमद, प्लीज अहमद साहब, आपका लास्ट कमेंट, समय नहीं है हमारे पास, रोक रहे हैं जैन साहब आपको हम, शुक्ला जी आपको भी रोक रहे हैं। अहमद साहब, लास्ट कमेंट आपका। ये शुक्ला जी जो बोल रहे हैं कि संत की जीवन जी रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, मैं पूछना चाहता हूं कि उन संत ने पूछिए, समय नहीं, ये जो कह रहे हैं कि एक गरीब का बच्चा, अब वो 10 लाख का सूट पहनते हैं और वो संत अपने बगल में राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको बनाते हैं अपनी पार्टी का, जो तड़ी पार रह चुके हैं और जिसपे आपराधिक मुकदमे रहे हैं, जिस संत के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश का मुखिया वो उसे बनाते हैं जिसपे कई आपराधिक मुकदमे हो। इनकी कथनी और करनी में लगातार अंतर दिखाई दिया और लगातार जो ये लोग कहते हैं अच्छी बात है, बाहरी को ही करनी देंगे, 120 बाहरी प्रत्याशी लगा दिए, भाई भतीजा जो बाहर चला सुन लिया हमने, लगा दिया। तो ये जो अमिताभ जी के पास हम जा रहे हैं, अहमद साहब जनसंघ से मिलकर करते हैं, कुछ हो रहे। आज भी देश को ये उद्योगपतियों के हाथ में बेचने का काम कर रहे हैं, बहुत जल्द दिखाई देगा इस देश के ऊपर अमिताभ जी सिर्फ एक चीज कहना चाहते हैं यहाँ पर इस बात को कि ये सबका साथ सबका विकास का बात करते हैं और योजनाओं की बात करते हैं, तो पंजाब के अंदर धराशायी क्यों हो गए और गोवा मणिपुर के अंदर धराशायी क्यों हो गए? वहां इनकी सबका साथ सबका विकास की योजनाएं क्यों नहीं चली? उस संत की बात क्यों नहीं चली? उस गरीब मां के बच्चे की बात क्यों नहीं चली? वहां सिर्फ ध्रुवीकरण नहीं कर पाए और दो धर्मों का जो यहाँ पे बंटवारा करके जो जीत हासिल की, वो वहां बड़े 2 धर्म ना होकर नहीं हुए, तो वहां लोगों ने उसका आकलन करके ठीक है अहमद साहब, नहीं दिया, फेल कर दिया। जहां जो मंदिर मस्जिद की बात थी, केसरिया की बात थी, और सबसे बड़ी चीज नारियल जो इन्होंने पायल के, अमिताभ जी आपके पास आ रहे, ध्रुवीकरण करके फायदा लेने की कोशिश की, उसको उसी के बलबूते सरकार बनाने में कामयाब हुए। अमिताभ जी, बड़ी राजनेताओं के पास तर्क का अभाव हो गया, तर्क बचा नहीं तो चुटकुले हो गए। जैसे कवि सम्मेलनों में कविता नहीं बची तो चुटकुले आ गए। आज से 20-30 साल पहले कवि सम्मेलन में हम लोग जाते थे, शुक्ला जी ने भी देखा होगा, जैन साहब ने भी देखा होगा, नसीम अहमद की तो चलो आयु कम है, कविता मिलती थी, खालिश कविता, आनंद आता था, पूरी रात सुनते थे। आज जो कवि सम्मेलन होते हैं उसमें 3 घंटे बिताओ, एक कविता 2 कविता मिलेगी, बाकी 99% चुटकुले समता ममता के। वैसी राजनीति हो गई। मेरी इसमें कोई रुचि नहीं। नसीम अहमद जो कह रहे वो भी ठीक है, जैन साहब मेरे दोस्त जो कह रहे वो भी ठीक, शुक्ला जी कह रहे वो भी ठीक। सब एक दूसरे को चोर बताओ, जनता तय करेगी। मुझे पंच बनने का कोई शौक नहीं जी। किसकी बात चली किसकी नहीं चली, तर्क देंगे शुक्ला जी, तर्क देंगे जैन साहब, तर्क देंगे नसीम अहमद। एकाइटाबा फरुखाबाद मैनपुरी में क्यों हारे, इसका तो जस्टिफिकेशन ना किसी जैन को ढूंढना होगा ना।
जी। दुनिया जहान में छोड़ो क्या हुआ अमेरिका में, हॉलैंड में, पोलैंड में। अरे एक आइटम में क्यों हारे जो 40 साल से गढ़ है, और बाबा जी चारों सीटों हार गए। अब वहां बुआ ब्याही, मौसी ब्याही, पूरा घरेलू माहौल, और फिर भी नहीं देखना चाहते हो, शुतुरमुर्ग बनना चाहते हो तो बने रहो शुतुरमुर्ग। 2 साल बाद और पता लग जाएगा, जो अब की कसर बची वो भी पूरी हो जाएगी। अगर यही तरीका रहा, अगर आप केवल यही अर्थ निकालना चाहते हैं इस चुनाव का विपक्षी दल कि मोदी ने ध्रुवीकरण करा दिया, तो आज मेरी बात लिख लीजिएगा, लोकसभा चुनाव में और भी कठिन स्थिति में विपक्षी दल फंसेंगे। क्योंकि ये रोग का निदान नहीं करना चाहते, ये छत पर खड़े होकर कोई आरोप लगा के चुप सो जाना चाहते हैं। नहीं, परिणाम की समीक्षा करिए तो आपको समझ आएगा। क्या मेरा विषय वो नहीं जी, मेरा विषय सिर्फ इतना है, ईवीएम में टेम्परिंग यानी छेड़छाड़ का मसला पहली बार नहीं उठा। जिन लोगों ने उठाया मैं सबकी उतने ही खिलाफत करता हूं। कोई माई का लाल बुद्धिजीवी सिद्ध नहीं कर पाया, ना तो चुनाव आयोग के सामने, ना सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो अब एक छद्म युद्ध हो गया, आ गया है प्रॉक्सी वॉर। केवल आतंकवादियों से प्रॉक्सी वॉर नहीं लड़ते, हम मूर्खों से भी प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं भारत में। वो आ गया, मेरे में तो नहीं, इनके पास जैसा फोन है नसीम के पास, इस फोन में अब ये युद्ध होने लगा। कहीं की तस्वीर, कहीं की हेडलाइन फोटोशॉप में जाके मैच की और लगा दिया। ठीक, अपने घर में किसी का 4 लाइन बुलवा ली और वीडियो डाल दिया कि देखो ये फला जात की महिला, फला धर्म की महिला ये कह रही है क्या, अब वो पता लगा घर की लड़की है। ये माहौल खराब करने वाले लोग, ये भारत के लिए चिंता का विषय है। आप सीमा पार के शत्रु से लड़ सकते हैं, लेकिन इनसे लड़ना मुश्किल है। बिल्कुल। शुक्ला जी, जैन साहब, नसीम, आप लोगों को अंदाज नहीं कितना नुकसान हिंदुस्तान का आप कर रहे हैं दुनिया की निगाह में। दुनिया के 20 बड़े मुल्कों में, जिसमें यूके है, जिसमें फ्रांस है, जिसमें यूएई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, ईवीएम से चुनाव करते हैं। पता है आपको? आप कह रहे दुधुना में चुनाव नहीं हो पाएगा ईवीएम से, ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, दुधुना में नहीं होगा, उमरदा में नहीं होगा। दुनिया आगे जाती है, आप सबकी प्रतिभा को नमन। आप कह रहे हो पीछे चलो, बैलेट लाओ। पता नहीं कितनों ने देखा है, जैन साहब ने जरूर देखा होगा, शुक्ला जी तो हमसे ज्यादा देखे होंगे। हमने बैलेट लुटते देखे, हमने पेड़ के नीचे गमछे के ऊपर पूरी बुकलेट रख के मुहर लगती देखी है, हमने आंखों से। हमने गोली चलती देखी है। रक्त में नहा के जनादेश निकलता था उत्तर प्रदेश का, रक्त में नहा के 100-200 लोग मारे जाते थे। आप लोगों को शायद अच्छा नहीं लग रहा कि बिना किसी के मरे चुनाव हो जाए। बोले बताओ मजाक है, वो चुनाव है। 150 लाशें तो गिरे जी, 10-20-50 हजार राउंड गोली तो चले पूरे प्रदेश में। ये चाहते हो? तब तमाशा करते थे राजनीतिक दल कि बताइए 5 दिन तक काउंटिंग होती है, मशीन से करो। एक तरफ मांग हो रही है कि ऑनलाइन के मोबाइल से वोटिंग हो जाए, इसकी कुछ सुविधा हो, कोई मैकेनिज्म हो। बहुत सारे लोग बूथ पर नहीं जा पाते, अशक्त है, वृद्ध है, कुछ है, समस्या है, कहीं नौकरी में है। मेरे सामने समस्या होती है, मैं मतदान के पक्ष में हूं, लेकिन जिस दिन मतदान होता है उस दिन मैं सुबह 5 बजे दफ्तर होता हूं। मैं वोट कैसे डाल चाह के भी नहीं डाल पाता। मैं सरकारी सेवा में हूं नहीं जो पोस्टल बैलेट का अधिकार मिल जाए, मेरा वोट तो गया। हम चाहते हैं फोन में वोट आ जाए, आप लोग कह रहे हो ना बैलेट छपे। जी, बैलेट में जितना अनाचार था वो इस देश ने देखा है। और जिन लोगों को शक है, आप अपने तर्क के पक्ष में, मेरा निवेदन ये है, यहां वहां देश की छवि खराब करने की बजाय गो टू द सुप्रीम कोर्ट, प्रमाण रख दीजिए सामने। बिल्कुल।
मैंने बसपा के एक बड़े नेता ने मुझसे कहा कि ज्योति जी क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? मैं आपके तर्क के साथ नहीं, और फिर भी आपको लगता है तो मैं एक रास्ता बताता हूं। जैन साहब जानते हैं मैं तो सबका मित्र हूं, हर पार्टी का, सब में मेरे मित्र। मैंने कहा कि किसी एक विधानसभा क्षेत्र को ले लो, किसी एक विधानसभा क्षेत्र को, वहां के 51% वोटर्स के दस्तखत कराओ, 51%, उनके वोटिंग कार्ड अटैच करो और सुप्रीम कोर्ट में PIL दे दो। जी, इतना तो मेहनत करो। बोले इतना लंबा काम कौन करेगा, मैं सोच रहा हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूं। क्या? क्यों? प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या होगा? ये टीचर उछाल के भागो मत देश पर। कल आज भाजपा जीती है, कल आप जीतोगे मित्र, परसों कोई और जीतेगा। और अगर टेम्परिंग ही हो रही होती तो ये तो सोचो पंजाब क्यों हारते, फिर ये क्यों हारते? पंजाब में मोहब्बत नहीं थी इनको। गोवा और मणिपुर में कांग्रेस की सीट ज्यादा क्यों आती? वहां मशीन क्या कोई दूसरी आई थी? और जैन साहब से मैं कहूंगा, कांग्रेस से कहूंगा, बहन जी से कहूंगा, इस बात पर चिंतन करो कि गोविंद वल्लभ पंत से लेकर आज तक इतना बड़ा मैंडेट किसी को क्यों नहीं मिला? इंदिरा गांधी जैसी नेता हुई इस देश में, जवाहरलाल जैसे नेता हुए इस देश में, वाजपेयी जी जैसे बड़े नेता इस देश में, उत्तर प्रदेश के थे सब, कभी मैंडेट नहीं मिला मित्र। जी, छोटी बात नहीं है। जी, छोड़ दीजिए, वो नाम हटा दीजिए भाजपा। एक पार्टी मान लीजिए, चलो भाजपा का नाम सुन के आपको थोड़ा उलझन हो जाएगी, चलो छोड़, एक पार्टी को इतनी बड़ी सीट मिल गई, क्या कभी सोचा सुना था? उसके राजनीतिक कारणों में जाइए, राजनीतिक कारणों में जाइए। ईवीएम को लांछित मत करिए। हां, आपके पास प्रमाण है, आइए सार्वजनिक करिए, मैं आपके साथ हूं। जी, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए, भाषणों के जरिए, विज्ञप्तियों के जरिए, फर्जी आंकड़ों के जरिए हिंदुस्तान की नाक मत कटाइए। ये मसला हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा का है। दुनिया सोचेगी कि हिंदुस्तान में चुंगी से लेके और केंद्र तक की सरकार ईवीएम में मैनिपुलेशन करके बनती है क्या? जी, जो लोग विदेशों में रह रहे हैं, सोचिए उनको किस नजर से देखेंगे लोग कि उस देश के निवासी के लोग हैं जिनके यहां छेड़छाड़ से सरकार बनती है। जी, प्रभु इस पर रहम कीजिए, मुल्क पर रहम कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्ला जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।